मूवी की शुरुआत में हम मार्गरेट को देखते हैं जो कि एक कामयाब बिजनेस वूमन है। वो एक सिंगल मदर है और उसकी एक बेटी है एबी, जो कि जल्दी ही कॉलेज के लिए दूसरे शहर जाने वाली है। वो एबी को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव है। उसके ऑफिस में एक इंटर्न है ग्वेन, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक अब्यूजिव सी रिलेशनशिप में है और वो उसे अक्सर इस मामले में काउंसल करती है। मार्गरेट का पीटर के साथ नो स्ट्रिंग्स अटैच टाइप अफेयर भी है। वो उसका कोवर्कर है और शादीशुदा भी है। एक सुबह एबी मार्गरेट को बताती है कि उसे अपने पर्स से एक टूटा हुआ दांत मिला है। उसे पता नहीं कि वो कहाँ से आया। मार्गरेट थोड़ी परेशान हो जाती है और उस दांत को उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। एबी अपनी दोस्त के यहाँ चली जाती है और मार्गरेट जब घर पर अकेली होती है तो वो पीटर को बुला लेती है। जब वो उसके साथ होती है तो उसे कई बार एबी का कॉल आता है, पर फ़ोन वाइब्रेशन पर होने की वजह से और पीटर के साथ बिजी होने के कारण उसका फ़ोन पर ध्यान नहीं जाता और वो कॉल अटेंड नहीं कर पाती। हमें पता चलता है कि एबी का बाइक चलाते वक्त एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन जैसे ही मार्गरेट कॉल को देखती है वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। एबी को काफ़ी टाँके लगे हैं और मार्गरेट बहुत गिल्टी फील करती है कि उसने तुरंत उसकी कॉल नहीं उठाई। फिर हम देखते हैं कि मार्गरेट अपनी कंपनी की तरफ से एक सेमिनार में गई हुई है। वहाँ उसे एक आदमी दिखता है जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसे पैनिक अटैक आने लगता है और वो वहाँ से तुरंत निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि मार्गरेट नेट पर डेविड मूर नाम के शख्स के बारे में सर्च कर रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस आदमी को उसने सेमिनार में देखा था उसी का नाम डेविड है। कुछ देर बाद एबी उसके पास आकर कहती है कि वो अपनी दोस्त के पास जा रही है, पर मार्गरेट उसे मना कर देती है। एबी को उसका बिहेवियर अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती। रात में मार्गरेट को खिड़की के बाहर एक साया दिखता है। जब वो वहाँ चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक उसके ओवन के किचन से धुआं निकलने लगता है। वो उसे खोलकर देखती है तो सामने का मंजर हिला देने वाला था। उसके ओवन के अंदर एक फीटस रखा हुआ था। वो उसे प्यार से देखने लगती है और इमोशनल हो जाती है, पर तभी अचानक उस बेबी में जान आ जाती है और वो रोने लगता है। इसके साथ ही मार्गरेट अचानक नींद से जागती है और हमें पता चलता है कि ये बस एक सपना था। अब हम देखते हैं कि मार्गरेट एबी को लेकर और ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गई है। वो छुपकर उस पर नज़र रखने लगी है, जो एबी को बहुत अजीब लगता है और वो मार्गरेट से ऐसा ना करने को कहती है क्योंकि कुछ ही समय में वो 18 की होने वाली है। वो मार्गरेट से कहती है कि मुझे आपकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है और मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। अगले दिन मार्गरेट एबी को उसके कॉलेज के लिए कपड़े दिलवाने ले जाती है। अचानक मार्गरेट को स्टोर में वही आदमी डेविड दिखाई देता है। वो उसे देखकर फिर से घबरा जाती है और एबी को जल्दी से वहाँ से लेकर निकल जाती है। एबी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मार्गरेट अचानक से ऐसी बिहेव क्यों कर रही है। अगले दिन ऑफिस में भी मार्गरेट परेशान सी है, जिस वजह से वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही। वो ऑफिस से निकलकर एक पार्क में चली जाती है तो वहाँ डेविड को फिर से देखती है। वो उसके पास जाती है और पूछती है कि वो वहाँ पर क्यों आया है और वापस चला जाए। डेविड कहता है कि तुम कौन हो और क्या बोल रही हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। अब मार्गरेट और गुस्से से पूछती है कि वो आखिर यहाँ क्यों आया है। इस पर डेविड कहता है कि बेन उसके साथ उसके पेट में है। मार्गरेट चिल्ला कर कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। डेविड कहता है कि मुझसे ऊंची आवाज़ में बात मत करो और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मार्गरेट और ज़ोर से चिल्ला कर कहती है कि तुम्हारा मकसद क्या है। वो कहता है कि मार्गरेट शांत हो जाओ। मार्गरेट कहती है ओह, तो आखिर तुम्हें मेरा नाम याद आ ही गया। डेविड कहता है कि तुम खुद ही तो मेरे पास आई थी, मुझसे हाथ मिलाया और अपने और एबी के बारे में बताया। मार्गरेट शॉक रह जाती है। अब डेविड उसे बड़ी सी स्माइल देता है और हम देखते हैं कि उसका एक दांत मिसिंग है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एबी को जो दांत मिला था वो डेविड का ही है। अब मार्गरेट पूरी तरह परेशान हो चुकी है। वो पुलिस स्टेशन जाती है डेविड की कंप्लेन करने, पर वहाँ से भी उसे कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि पुलिस किसी भी शख्स को यूं ही बस इसलिए नहीं पकड़ सकती या मार्गरेट को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती क्योंकि वो उसे रैंडम पब्लिक प्लेस में दिखा था, और क्योंकि टेक्निकली तो उसने खुद से मार्गरेट को अप्रोच भी नहीं किया और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब मार्गरेट के पास कोई चॉइस नहीं है। वो अपने घर के दरवाज़ों पर नए ताले लगवा देती है सिक्योरिटी मेजर के तौर पर। वो अपनी क्लोजेट से एक गन भी निकालती है जो उसने अपनी सेफ्टी के लिए रखी थी। फिर हम देखते हैं कि मार्गरेट अपने ऑफिस में परेशान सी बैठी है। तभी ग्वेन उसके पास आती है। उसे परेशान देखकर वो कहती है कि अगर उसके दिल में कोई भी बात है तो वो उससे शेयर कर सकती है और अपना दिल हल्का कर सकती है। मार्गरेट यहाँ कहती है कि उसने अपने अतीत में काफ़ी बुरा किया है जो कि माफ़ी के लायक नहीं है। वो बताना शुरू करती है कि जब वो 18 साल की थी तब उसने 1 साल का स्कूल ड्रॉप लिया था
क्योंकि वो अपने बायोलॉजिस्ट पेरेंट्स के साथ क्वीन शार्लेट आइलैंड नाम की एक जगह पर गई थी, एक रिसर्च फैसिलिटी में। उस वक्त उसे ड्राइंग का बहुत शौक था और वो एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, पर जल्द ही वो वहाँ बोर होने लगी। वहीं उसे डेविड नाम का एक आदमी मिला जो उसके पेरेंट्स की तरह ही बायोलॉजिस्ट था और उससे उम्र में 22 साल बड़ा था। डेविड ने उसे नोटिस किया और वो भी उससे काफ़ी चार्मिंग लगा था। वो उसके पेरेंट्स से घुलने मिलने लगा और वो भी उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। उन सबके बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। कुछ ही समय बाद वो डेविड के साथ मूव इन कर गई और उसके साथ ही रहने लगी। उसके पेरेंट्स भी उसी की तरह स्टूपिड थे, जिनसे उसने कहा कि वो बड़ी हो गई है, और उन्होंने मान भी लिया और उसे डेविड के साथ मूव इन करने के लिए राज़ी हो गए। शुरू में उसके और डेविड के बीच सब अच्छा था। वो खुश थी क्योंकि लाइफ में पहली बार उसे किसी से वैल्यू और अप्रिसिएशन मिल रहा था। डेविड उससे कहता था कि वो उसे इंस्पायर करती है। डेविड जो भी उससे कहता था वो करती थी। उसे वो काइंडनेसेस कहा करता था। शुरुआत में ये काइंडनेस छोटी हुआ करती थी, जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग, वेट ड्राइंग वगैरह, पर धीरे धीरे वो काइंडनेसेस किसी टेस्ट की तरह होती गईं, जैसे कि घंटों भूखा रहना, स्ट्रेस पोजीशंस, घंटों मेडिटेशन और भी काफ़ी कुछ। हम समझ सकते हैं कि ज़्यादातर वो सेल्फ हार्म और पर्सनल ह्यूमिलिएशन के एक्ट्स थे। वो जितना काइंडनेस करती, डेविड उसे उतना ही ज़्यादा खुश और इंस्पायर होता था, और अगर वो ऐसे किसी एक्ट में फ़ेल हो जाती थी तो वो उसे खुद को सिगरेट से जलाने के लिए कहता था। वो उसके लिए ये भी खुशी खुशी करती थी। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। डेविड को ये बात ठीक नहीं लगी। वो उसे उस बच्चे को पैदा ना करने के लिए कहता है, पर मार्गरेट उस बच्चे को घर में ही जन्म देती है, वो भी बिना किसी दवाई, डॉक्टर या नर्स के। उसने उस बच्चे का नाम बेन रखा। अब मार्गरेट अपना सारा अटेंशन उस बच्चे को देने लगी थी। उसे नहीं लगता था कि वो डेविड से भी ज़्यादा प्यार किसी को कर पाएगी, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा प्यार बेन से करने लगी थी और डेविड को इस बात से जलन होने लगी थी। एक दिन उसने मार्गरेट को कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेजा और जब वो लौट कर आई तो उस बच्चे की 2 उंगलियां काउंटर पर रखी हुई थी और डेविड ने उससे कहा कि उसने उस बच्चे को खा लिया है और वो उसके पेट में है। और यही बात डेविड ने उससे 22 साल बाद उस गार्डन में भी कही। मार्गरेट अपने बच्चे के जाने की वजह से बहुत गमज़दा हो गई, पर डेविड उससे कहता था कि बेन जिंदा है और उसने उसे एहसास और यकीन दिला दिया कि बेन उसके पेट में जिंदा है। और वो भी धीरे धीरे बेन को डेविड के अंदर सुनने और महसूस करने लगी। पर एक दिन उसे सच का एहसास हो गया और वो वहाँ से कुछ पैसे लेकर भागकर अमेरिका आ गई। फिर उसने ज़िंदगी की नई शुरुआत की और डेविड का जिक्र किसी से नहीं किया। ग्वेन ये सब सुनकर शौक में आ जाती है। वो यकीन नहीं कर पाती कि उसने जो कुछ भी सुना वो सच है। मार्गरेट यहाँ कहती है कि इस सब की जिम्मेदार वही है जो डेविड की बातों को मानती गई और अपने बच्चे को मरने दिया। हम देखते हैं कि उसमें उस घटना को लेकर कितना गिल्ट है। वो ग्वेन को ये सब बातें खुद तक ही रखने को कहती है। ग्वेन भी हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। घर आकर मार्गरेट वो सब बातें सोचने लगती है जो डेविड ने उससे पार्क में कही थी, और उसे याद आता है कि डेविड ने उस होटल का मेंशन किया था जिसमें वो रुका हुआ है। अब मार्गरेट उस होटल के बाहर से डेविड पर नज़र रखने लगती है। डेविड एक कैफ़े में होता है और मार्गरेट उसके पास जाती है। डेविड उसे बहुत वार्मली रिसीव करता है और उससे एबी के पिता के बारे में पूछता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एबी मार्गरेट के किसी कैजुअल रिलेशन का नतीजा थी। मार्गरेट डेविड को फिर से वापस चले जाने को कहती है, पर वो इनकार कर देता है। वो कहता है कि बेन उसके अंदर जिंदा है और सफरिंग में है। यहाँ डेविड कहता है कि अगर वो मरा तो बेन भी उसके साथ मारा जाएगा। अगर वो चाहती है कि वो वहाँ से चला जाए तो उसे कुछ काइंडनेस का एक्ट करना होगा, बिल्कुल पहले की ही तरह। वो उससे कहता है कि अब से तुम ऑफिस तक पैदल चल कर जाओगी, और वो भी नंगे पैर। मार्गरेट ऐसा करने से साफ मना कर देती है। डेविड अब उसे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अपने अंदर से बेन को ख़त्म कर देगा। वो वहाँ से चला जाता है, पर जाने से पहले वो बिल के पैसे टेबल पर छोड़ जाता है और उसी के साथ उसके होटल के रूम की चाबी भी वहीं छूट जाती है जिस पर उसके रूम का नंबर लिखा था। फिर हम देखते हैं कि मार्गरेट वैसे ही नंगे पैर चलकर ऑफिस जाती है जैसा डेविड ने उससे डिमांड किया था। जब एबी और मार्गरेट डिनर कर रहे होते हैं तो वो एबी को किसी भी अननोन पर्सन से दूर रहने को कहती है। एबी यहाँ जिद करते हुए पूछती है कि किससे दूर रहना है। इस पर मार्गरेट कहती है कि उसके ऑफिस में ही काम करने वाला पर्सन है डेविड मूर। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्गरेट डेविड के होटल के बाहर नज़र रख रही है और जब वो वहाँ से चला जाता है तब वो अंदर जाती है। वो रिसेप्शनिस्ट से डेविड के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि यहाँ डेविड नाम का कोई आदमी नहीं है और अगर वो रूम नंबर 5 में जाना चाहती है तो उसे रूम रेंट करना होगा। मार्गरेट वो रूम रेंट कर लेती है। वो अंदर जाती है तो उसे एक पैकेट मिलता है
जिसमें बेन का ब्लैंकेट है। वो उसे सीने से लगाकर रोने लगती है, पर तभी रिसेप्शनिस्ट वहाँ आ जाती है और अजीब से तरीके से उस पर चिल्लाने लगती है। मार्गरेट वहाँ से भाग जाती है। मार्गरेट घर आकर उस ब्लैंकेट को लेकर सोने लगती है। वो फिर एक सपना देखती है जिसमें उसे बेन के पीछे एक साया दिखता है। वो चौंक कर उठ जाती है तो पाती है कि वो लैक्टेट कर रही है। फिर हम देखते हैं कि मार्गरेट एबी से कहती है कि वो कहीं अकेले ना जाए, और अगर जाए तो हर घंटे वो उसे मैसेज करके अपडेट करती रहे। एबी को उसका ये पॉसेसिव और ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर बहुत परेशान कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी माँ को क्या हो गया है। एबी पीटर को घर पर बुला लेती है। वो दोनों मार्गरेट के लिए काफ़ी कंसर्न्ड हैं और कहते हैं कि उसे मदद की ज़रूरत है। मार्गरेट एबी को उसके रूम में भेज देती है और पीटर से लड़ने लगती है। वो कहती है कि उसे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो बस अपने बच्चों को दूसरों से हार्म होने से बचा रही है। पीटर कंफ्यूज होकर कहता है, बच्चों को? क्योंकि जहाँ तक उसे पता है उसकी बस एक बेटी है एबी। अब उसे लगता है कि सच में मार्गरेट की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो उसे साइकियाट्रिस्ट का नंबर देकर चला जाता है। जब मार्गरेट एबी के रूम में जाती है तो एबी कहती है कि आपने मुझसे झूठ बोला, डेविड नाम का कोई आदमी आपके ऑफिस में नहीं है। यहाँ मार्गरेट उसे कहती है कि वो मेरे पास से जुड़ा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। पर एबी को उस पर यकीन नहीं है। वो कहती है कि आप बस मुझे कंट्रोल करना चाहती हैं और यहाँ कैद करके रखना चाहती हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये बात सीधा मार्गरेट के दिल पर लगती है और वो खुद से वादा करती है कि वो जल्द ही सब ठीक कर देगी। फिर मार्गरेट रिवर साइड पर जाती है जहाँ डेविड बैठा हुआ था। वो उस पर गन पॉइंट करती है पर गोली नहीं चला पाती और वो उससे गन छीन लेता है। वो कहता है कि बेन उसके साथ है और रो रहा है। वो मार्गरेट का सर अपने पेट के करीब लाता है और मार्गरेट बेन को रोता हुआ सुनती है। डेविड कहता है कि बेन परेशान है कि उसकी माँ ने उसे क्यों छोड़ा। वो ये भी कहता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश करके हमारी डील तोड़ी है, इसीलिए अब तुम्हें एक और काइंडनेस करनी होगी और रोज़ रात पार्क में एक पोजीशन में रहना होगा जब तक मैं खुद तुम्हें नहीं रोकता। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मार्गरेट घर पर है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी एबी वहाँ आती है जिसका आज 18वां जन्मदिन है। वो कहती है कि अब वो उसके साथ सेफ फील नहीं करती और अब वो लीगल एज होने के कारण अकेले रह सकती है, इसीलिए वो जा रही है। मार्गरेट उसे रोकने की कोशिश करती है पर नहीं रोक पाती। फिर हम देखते हैं कि रात में जैसा डेविड ने उससे कहा था, वो पार्क में जाकर एक अजीब सी पोजीशन में बैठी रहती है। अगली सुबह जब वो ऑफिस जाती है तो उसे रिसेप्शन से एक कॉल आती है कि कोई आदमी उससे मिलना चाहता है। मार्गरेट उसे अपने कैबिन में बुला लेती है। हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डेविड ही है। डेविड उससे कहता है कि तुमने नई लाइफ बना ली, नया सरनेम ले लिया, पर तुम्हारे दिल में जो खालीपन है उसे इनमें से कोई नहीं भर सकता, यहाँ तक कि एबी भी नहीं। इनफैक्ट तुमने एबी को भी इसीलिए जन्म दिया ताकि वो उस खालीपन को भर सके, पर उस सबसे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सब चीज़ें केवल बेन से ही बेहतर हो सकती हैं। डेविड उसे एक एड्रेस देकर रात को मिलने के लिए बुलाता है और वहाँ से चला जाता है। रात को मार्गरेट एबी के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो बोलती है कि अगर वो ये देख रही है तो इसका मतलब कि चीज़ें गलत हो गई हैं। उसने एबी के लिए एक लेटर भी छोड़ा है जिसमें उसने सब कुछ लिख दिया है। वो ये भी लिखती है कि जब कभी तुम माँ बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, और उसे बताती है कि उसके साथ बिताए हुए ये 18 साल उसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत साल थे। अब वो उस जगह जाती है जहाँ डेविड ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। डेविड उसे उसके पेट पर हाथ रखकर बेन को फील करने के लिए कहता है। मार्गरेट वैसा ही करती है और रोने लगती है। वो कहती है कि बेन सफरिंग में है और उसे अपनी माँ चाहिए। इतना कहकर वो अपने साथ लाया हुआ चाकू निकालती है और डेविड पर हमला कर देती है। वो उसे बुरी तरह घायल कर देती है और उसके हाथ भी बेड से बांध देती है। डेविड कहता है कि अगर उसने उसे मारा तो बेन भी मारा जाएगा। मार्गरेट कहती है कि इसका मतलब मुझे वो काम तुम्हारे जिंदा रहते ही करना पड़ेगा। अब वो डेविड का पेट फाड़ देती है। उसके अंदर उसे बेन मिल जाता है जो कि जिंदा भी था। वो उसे बाहर निकाल लेती है और अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एबी घर आई हुई है। वो मार्गरेट के पास जाती है जो बेन के साथ है। वो कहती है कि अब वो मार्गरेट को समझ गई है और उसने सब कुछ ठीक कर दिया है। वो बेन को गोद में लेकर उसके साथ खेलने लगती है। कैमरा मार्गरेट के चेहरे पर फोकस होता है जो कि स्माइल कर रही है, पर तभी उसके एक्सप्रेशंस बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाले हो जाते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। डायरेक्टर ने कहानी को इस तरह से पेश किया है
कि आपको और मुझे खुद ही इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि पूरी फिल्म में क्या हुआ। अब मैंने यहाँ कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं क्योंकि हमें मार्गरेट के पर्सपेक्टिव के अलावा कोई और पर्सपेक्टिव नहीं दिया गया है। बैक स्टोरी भी हमें मार्गरेट की मोनोलॉग के थ्रू ही बताई गई है। या तो हम मान सकते हैं कि उसने हमें जो बताया है वो सब सच है, या फिर वो रैशमैन इफेक्ट की तरह मैनिपुलेट करके उतना ही सच हमें बता रही है जितना वो बताना चाहती है। मेरा पहला कंक्लूजन ये है कि मार्गरेट ने 22 साल बाद कोइंसिडेंटली डेविड को सेमिनार में देखा, तो उसका सारा पास्ट ट्रॉमा और गिल्ट रीसरफेस हो गया। उसके अंदर हमेशा ये गिल्ट था कि वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाई, और अपने गिल्ट को ख़त्म करने के लिए उसने अपने दिमाग में ये सारी कहानी बुनी, और उसी डिल्यूजनल वर्ल्ड में उसने डेविड को मार दिया और उसके किए का बदला लिया और अपने बच्चे को भी बचा लिया। और अब वो उसके साथ है जैसा कि वो हमेशा से चाहती थी। और एबी का जो हैप्पी प्रोजेक्शन है वो भी उसके ही दिमाग की उपज है, क्योंकि जिस तरह से उसने घर छोड़ा था मुझे नहीं लगता कि वो वापस आने वाली है। और उस पूरे सीन की सेटिंग बहुत ही ज़्यादा वाइट और ड्रीमी है, इसीलिए मुझे ये लग रहा है कि वो आखिरी सीन केवल उसकी इमेजिनेशन है। और जब उसके चेहरे पर कैमरा फोकस होता है तब उसे अचानक से वो रियलाइजेशन हिट होता है कि उसने क्या कर डाला है। दूसरा कंक्लूजन ये भी हो सकता है कि पीटर के साथ रिलेशनशिप की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई हो, पर हमको ये बात पूरी तरह से सामने से बताई नहीं गई, लेकिन वो एक सीन में लैक्टेट कर रही होती है। गूगल सर्च कहता है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ जिनकी डिलीवरी नहीं हुई होती वो भी लैक्टेट कर सकती हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि डेविड ने पास्ट में बच्चे को मार दिया और उसका उस बच्चे को खा लेना एक मेटाफर की तरह यूज़ किया गया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि उसने सच में बच्चे को खा लिया हो और वो कैनिबलिस्टिक नेचर का हो, हु नोज़। और हो सकता है कि मार्गरेट ने उसे 22 साल पहले ही मार दिया हो और अपना बदला ले लिया हो, और ताकि वो पकड़ी ना जाए इसलिए भागकर वो नए शहर में आ गई और उसका दांत उसने सूवेनियर के तौर पर निकाल लिया हो और वो मिसप्लेस होकर एबी के पर्स में चला गया हो। अदरवाइज़ वो दांत वहाँ पहुँचने का और कोई मतलब या सोर्स नहीं है। और जब वो फिर से प्रेग्नेंट हुई और उसे डेविड, या फिर ये भी हो सकता है कि डेविड जैसा दिखने वाला कोई इंसान दिखा हो, तो उससे उसका सारा पास्ट ट्रॉमा ट्रिगर हो गया। और अब वो ये नहीं चाहती कि डेविड उसके इस बच्चे को भी नुकसान पहुंचाए, और ताकि अब डेविड उसके बच्चे को हार्म न कर सके, इसलिए उसके दिमाग में ये सारा डिल्यूजन हुआ और उसने अपने दिमाग के अंदर ही डेविड को मार दिया। हमें इतना तो पता चला है कि डेविड एक बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान था, तो हो सकता है कि पास्ट में उसने मार्गरेट को जो कन्विंस किया था कि बेन उसके अंदर है, उससे मार्गरेट कभी बाहर निकल ही नहीं पाई और उसके पास एक ही ऑप्शन है उसके अंदर से अपने बेबी को बाहर निकाल लेना। क्योंकि अगेन इतना पार्ट तो उसके दिमाग में ही हुआ है, क्योंकि 22 साल बाद आदमी तो दूर औरत के पेट से भी ऐसे बेबी को नहीं निकाला जा सकता। और डेविड कोई और नहीं बल्कि उसके ही अंदर का डर था, क्योंकि उसके अलावा और किसी का भी इंटरेक्शन डेविड से नहीं हुआ है, किसी ने उसे देखा नहीं है। यहाँ तक कि जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने भी कहा था कि डेविड नाम का वहाँ कोई नहीं रहता। अगर मर्डर वाली जगह उसकी डेड बॉडी होती तो पुलिस आती और बहुत कुछ होता, पर कुछ भी नहीं हुआ। पर मुझे प्रेगनेंसी वाली थ्योरी उतनी कन्विंसिंग नहीं लग रही है, क्योंकि अगर ऐसा है तो जब वो एबी के साथ प्रेग्नेंट थी तब ये सब क्यों नहीं हुआ। एक बात ये भी हो सकती है कि उसकी खुद की बेटी जो 18 साल की होने वाली है वो वही एज है जब उसके साथ वो सारे हादसे हुए थे, तो वो भी एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है उसके इन सारे इमोशंस के लिए। और उसकी इंटर्न जो उससे अपने अब्यूजिव बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती थी वो भी इन सब चीज़ों में एक फैक्टर हो सकता है। इन शॉर्ट बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिन्होंने मार्गरेट के ट्रॉमेटिक पास्ट को ट्रिगर किया हो। जो कुछ हमें बताया गया वो भी, और जो कुछ हमें नहीं बताया गया वो भी। सॉरी, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर बिना एनालिसिस के इस वीडियो को बनाने का कोई मतलब नहीं होता। अगर आपकी भी कोई थ्योरी या इंटरप्रिटेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।